You are now unmuted. गुड मॉर्निंग आलोक। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने सुना आलोक को थोड़ी परेशानी आ रही है, जी क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं था हाँ, मैम, कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो बनाने से आएगा। नहीं जी तो बस फिर समझ नहीं आ रहा है मैम, आ रहा है, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब समझ नहीं आता तो आलोक पूछता है कि ये चीज समझ नहीं आई। तो बेटा डरना नहीं है और कॉन्फिडेंट रहना है। आलोक किसी से कम है क्या? नो बस फिर बी कॉन्फिडेंट। जी तो पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया था, आगे बढ़े। हाँ मैम जी। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अच्छा बहुत पुराने साल, बहुत पहले की बात है, जब ज्यादा एटम्स के बारे में पता नहीं था, तो ये पता लगा अच्छा कुछ एटम होते हैं। तो सब लोग सोच रहे थे कि एटम कैसे होते होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तुम एटम को देख सकते हो क्या? नो मैम। नहीं देख सकते हो। तो तुम सोचते हो कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते होगे, यस और नो? यस मैम। तो उसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। जी सबसे पहले आया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। उसने कहा कि जैसे कि कोई पुडिंग होती है, पुडिंग का मतलब एक टाइप का केक होता है, उसके अंदर बीच बीच में अखरोट डाल दो, तो जो अखरोट डले हुए होंगे वो तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो पुडिंग वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसमें होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब बात आती है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि और क्या एग्जाम्पल लें। वाटरमेलन देखा है कभी? तरबूज। यस मैम जी। तरबूज में उसने कहा ये तरबूज की तरह होता है, जैसे उसके बीच में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो उसमें जो रेड रेड वाला पार्ट है जो हम खाते हैं
वो प्रोटॉन प्लस जी न्यूट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ गई? न्यूट्रॉन जी तो इसमें पुडिंग वाला पार्ट है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्लम्स वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? प्लस सेकंड, उसके बाद आए रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें क्या हुआ कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया गया, यहां से एक रेडिएटर लिया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए, फिर इसको ऐसे भेजा गया तो देखा गया कि 1/10,000 पार्टिकल्स वापस आए, कुछ 10 डेविएट हो गए होंगे। इट इज समथिंग लाइक, मेरे पास ये गोल ग्लास देख रहे हो तुम? जी मैम ये देखो, ये ग्लास दिख रहा है पूरा, यस हाँ मैम ठीक है। अब मैंने यहाँ से कुछ ऐसे डाला, अगर ये यहाँ पे टकराएगा तो उल्टा वापस जाएगा, हाँ या ना? जी अगर ये यहाँ पे टकराएगा तो ये थोड़ा ऐसे होकर चला जाएगा, हाँ या ना? यस मैम और अगर ये इधर से ही गया तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा। निकल जाएगा उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? 1/10,000 alpha particles bounced back by 180 degree. A few deviated from their angle and rest passed undeviated. इतनी सी बात समझ में आ गई? मैम समझाइए इसे एक बार अच्छा, क्या हुआ कि जब वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स फेंक रहा था, अच्छा, तुमने कभी कोई गोल पिलर देखा है जी तुम्हारे घर में या कहीं पे भी होगा? जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं उस पे होता है। यस मैम उस पे अगर तुम कुछ फेंकोगे, बहुत सारे कागज फेंक रहे हो, तो कुछ तो मतलब बाउंस बैक होंगे, अगर मतलब बॉल वगैरह लोगे, कुछ सीधे ही निकल जाएंगे जो उसको टच भी नहीं करेंगे, और कुछ जो उसके कोने में टकराएंगे वो ऐसे थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके आगे चले जाएंगे, हाँ या ना? जी मैम तो रदरफोर्ड के साथ यही हुआ, और इससे उसने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो बाहर की तरफ हो, और जो सारा मास है वो कहीं बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे, जिससे कि ये मतलब टकरा ही नहीं रहा है, ठीक है। यस तो ये तो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उसने ये बता दिया कंक्लूजन, total mass of an atom is concentrated, total mass of an atom is concentrated in the
middle, in the center of an atom, rest space is empty, containing इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये कुछ उसने बोला इस तरीके से था कि मान लो ये गोला है, तो उसके अंदर एक बड़ा सा बैलून है, उसके अंदर एक और छोटी बॉल डाल दी, बीच में है वो, और वो तो सॉलिड है, और ये बैलून में बहुत सारी खाली स्पेस है। ठीक है? इसके बाद आए बोर बाबा, बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल को काफी हद तक एक्सेप्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे हमें ये पता चला था, एक्चुअल ओरिएंटेशन पता चली थी। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसकी जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को कूद जाना चाहिए न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो क्या हुआ कि इस चीज को सोचा गया। तो बोहर बाबा ने बोला कि नो डाउट जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ही घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव शेल में घूम रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बीच में एक सन है, और सारे प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि उसी तरीके से बीच में तो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स गिर क्यों नहीं रहे? क्योंकि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अंदर मिल रहा है, क्योंकि अंदर से उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है। मेरी शक्ल दिखाई दे रही है तुमको? आलोक, आलोक, अभी आ रही है आवाज? हाँ आभार। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो अंदर की तरफ उसको खींच रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर की तरफ चल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं यहाँ पर बीच में आलोक है, इधर से आलोक को खींचूं, इधर से आलोक को खींचूं, अगर दोनों तरफ फोर्सेस बराबर होगी तो क्या आलोक कहीं भी मूव करेगा? नो मैम, नहीं करेगा। तो बस बोहर ने यही मॉडल दिया था। अब बात आती है
कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो होती है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है kq1q2/r², जिसको हम लिख सकते हैं kZe²/r²। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में आलोक? मैम मैम सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या वो है, MA है कि MV है? mv²/r तुमने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में फिजिक्स में, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स, 1 सेकंड। इसको नोट कर लो जल्दी से। जब नोट कर लो तो मुझे बता देना आलोक। लिख लिया बेटा? अभी नहीं है। लिख लो। हो गया मैम। हो गया? चलो अब समझा देती हूँ। ये जो बोर एटॉमिक मॉडल था, इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है एक फिक्स्ड पाथ में। ऐसा तो नहीं है अपना ऑर्बिट चेंज करती रहती है।
ओह, उसी तरीके से जो प्लूटो है, जुपिटर है, मार्स है, मरकरी है, सब प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। वो पाथ फिक्स्ड है, जिसको हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? जी। फिर उसने बोला द ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह देते हैं। Every circular orbit will have a certain amount of fixed energy, and these circular orbits were termed orbital shells. जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं वो उनकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है, जैसे कि अर्थ जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट एनर्जी। ऐसे अर्थ घूमते हुए ऐसा नहीं है कि धीरे 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 जाके सन में गिर गई, जल जाते हैं हम लोग। वहां पर उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, और जो भी वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे। As long as they continue to revolve around the nucleus in the fixed orbital shells, जब तक वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, जब तक एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, तब तक एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड बाय इंटीजर्स सच एज n equal to 1 और n equal to 2 और n equal to 3 एंड सो ऑन। जो भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं उनको हम इंटीजर से बताते हैं, 1 2 3 4 और आगे। These are called as quantum numbers। ये क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। रेंज ऑफ क्वांटम, ये सब क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दिया, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और पोस्टुलेट क्या थे? बोर बाबा ने बोला था कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी शेल का, वो क्वांटाइज्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एंगुलर मोमेंटम of each energy shell is quantized। मतलब वो किस फॉर्म में होंगे? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा है बेटा? एंगुलर मोमेंटम होता है mv² बाय r के बराबर। ये किसके? उसने बोला कि अगर हमारा कोई nth ऑर्बिट है तो ये n इंटू h अपॉन 2π होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई। एक तो पहली k z² बाय r² इज इक्वल टू mv² बाय r, और दूसरी mv, एक सेकेंड, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली kz² बाय r² इज इक्वल टू mv² बाय r, दूसरा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। आ गई बात समझ में? जी। ठीक है। अब अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं इसी के थ्रू निकालूंगी, वेलोसिटी निकालनी है तो इसी के थ्रू निकालूंगी। और तुम अभी ड्रॉपर बैच में हो, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम तो देने नहीं है, तो मैं डेरिवेशन स्किप कर रही हूँ। ठीक है बेटा?
अब एग्जाम देने हो तो डेरिवेशन कराती, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। यस। तो इस इक्वेशन से आ जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस आ जाता है 0.529 into z/n। ये क्या हो रहा है? Just 1 second. Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power 6 multiplied by z/n मीटर पर सेकेंड। रेडियस है 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और टोटल एनर्जी भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 2 और is equal to kinetic energy by 2। नहीं, हाँ, माइनस पीई माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बाय 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय 2। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इंटू z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई बात समझ में? नोट कर ले बेटा जल्दी से। यहां पर Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z है एटॉमिक नंबर और N है एनर्जी लेवल। नोट कर लिया बेटा? जी। अब तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस, एक से हाइड्रोजन एटम He प्लस आयन Li+2 आयन। इसके लिए तुम्हें कैलकुलेट करना है रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। कौन कौन से शेल के लिए? फर्स्ट शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए और फिफ्थ शेल के लिए, नहीं फोर्थ शेल के लिए। करो जल्दी से, कैलकुलेट करो। देखो हाइड्रोजन एटम में Z होगा 1, हीलियम प्लस में होगा 2, लिथियम +2 में होगा 3 और N की वैल्यू भी तुमको पता है, तो जल्दी से कैलकुलेट करो रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। मैम मेरी डिस्प्ले पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? मैम डिस्प्ले पर जो लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम आवाज भी नहीं आ रही, आपकी फंस के आ रही है।
अच्छा, एक सेकंड में देखती हूँ। You are now muted. दीपिका मैम, सूरज सर, ये बच्चा बोल रहा है मेरी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, वो अभी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ मैम आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है टोटल एनर्जी का एक कॉलम बनाना है, रेडियस का बनाना है और वेलोसिटी का बनाना है। ठीक है, ऊपर तुम किस किस के लिए निकाल रहे हो? हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हो, हीलियम प्लस आयन के लिए निकाल रहे हो और Li+2 आयन के लिए निकाल रहे हो। कौन कौन से? n=1, n=3, n=4, इसके लिए सबके निकालो। रेडियस भी 1, 3 और 4 का निकालो और वेलोसिटी भी 1, 3 और 4 की निकालो। हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, Li+2 के लिए। जल्दी से। जब कर लो तो मुझे बता देना आलोक। जी
मैम हाइड्रोजन का निकल गया। हाइड्रोजन का निकल गया। चलो मुझे आंसर बताओ, टोटल एनर्जी कितना होगा? मैम n बराबर 1 पर -13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही। जी। n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा? -1.4 मैं चेक कर लेती हूँ। $1.51 होगा बेटा, 1.51। n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? -0.8 होगा मैम, समथिंग -0.8। वेरी गुड। अरे इंटेलिजेंट हो गया। चल रेडियस बता जल्दी से। n बराबर 1 पर 0.592 0.529 है बेटा, 0.529 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेडियस थर्ड शेल के लिए कितना होगा? 4.7 4.761 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ शेल के लिए कितना होगा? 8.36। हाँ 8.464। लेकिन हाँ आसपास आंसर है तो कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। आलोक को तो सब अच्छे से आ रहा है, फिर भी क्यों डिमोटिवेट हो रहा है? कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है? देख मैंने कुछ बताया, अपने आप किए सही आंसर आए या नहीं आए? वेलोसिटी बता जल्दी से। फर्स्ट की क्या होगी? मैम 2.18 × 10⁶। वेरी गुड। थर्ड की क्या होगी? 0.72 × 10⁶। हाँ वेरी गुड। 0.72 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ शेल में कितनी होगी? 0.52 × 10⁶ 0.54 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हीलियम का निकाल जल्दी से। मैम हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है बेटा। Z की वैल्यू 2 आ जाएगी।
जल्दी से सॉल्व कर बेटा। एक मिनट। मैम टोटल एनर्जी n बराबर 1 पर -44 एनर्जी फॉर n इक्वल टू 1 कितनी है? माइनस 44.4। 44.4। अभी चेक कर लेते हैं। 54.4 होगी बेटा। कुछ एरर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन में, टाइपिंग एरर। n इक्वल टू 2 में कितनी होगी? आलोक, आलोक, सूरज सर, सूरज सर, सूरज सर, ये इंटरनेट इशू आया है क्या? अब आया। आलोक,
n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा आलोक? -13.6 क्या? 3 के लिए मैम। अच्छा 3 करना है, सॉरी। बताओ n इक्वल टू 3 के लिए कितना होगा? 2.38। अच्छा 13 6.044 आना चाहिए बेटा। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर। और एन स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? जी मैम। अब n इक्वल टू 4 का बता जल्दी से। मैम 4.232। नहीं, ये भी गलत आ रहा है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो बचेगा 4 अपॉन 16। तो हाँ ठीक है, इसको एक बार दोबारा देखना। रेडियस बताओ। मैम n बराबर 1 पर 0.264 एंगस्ट्रॉम। 0.264। जी। वेरी गुड। 0.264 एंगस्ट्रॉम। n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा? मैम 2.38 समथिंग। वेरी गुड। 2.38 एंगस्ट्रॉम। n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? 4.232। इसमें बेटा 0.066 होगा इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। नहीं, मैं गलत बताऊंगी। हाँ 4.232 एंगस्ट्रॉम। अरे आलोक तो टीचर का भी टीचर बनने वाला है अब। वेलोसिटी बताओ जल्दी से।